क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे साइंस एंड टेक के। अब हम 36 सोल्व करेंगे। और एक बात और दोस्तों, आप बोलते हो ना, क्या मैं भूल जाता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। अब से भूलना आपका बंद, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ ना, सब मैं याद करवाऊँगा, एक-एक चीज़ याद करवाऊँगा आपको, और इस तरीके से याद कराऊँगा ना कि कभी आप भूलोगे भी नहीं। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से याद करता हूँ, और मुझे ना ऐसे याद करने में मतलब बहुत आसानी होती है, और मैं रिटेन भी कर पाता हूँ हर एक चीज़, जो भी पढ़ता हूँ ना, मैं रिटेन भी कर पाता हूँ, और लॉन्गर टाइम तक ना मैं याद भी रख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, और आपका एनसीईआरटी से ही है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का ना सोर्सेज़ भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों, जो ये कोर्स बेच रहे हैं ना साइंस एंड टेक का, ठीक है? हम बोलते हैं कि हाँ भैया एमबीबीएस कर रखा हमने, और साइंस एंड टेक के अंदर मैं ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? साइंस एंड टेक के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो यूपीएससी है ना, वो आपका नॉलेज से ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट चेक कर रहा है, ठीक है? आपका नॉलेज से ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट चेक करता है साइंस एंड टेक के कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन है रेनबो के ऊपर, क्या रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ड्रॉप्स ऑफ रेन। देखो खुद बोल दिया कि भैया रेनबो जो है ना प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट जो है ना फॉल्स करती है ड्रॉप्स ऑफ रेन के ऊपर, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष, हिंदी में बोलते हैं। और एक बात और, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ना मैं कंटेंट जो है ना हिंदी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। अभी के लिए मैं इंग्लिश में ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फ़ोकस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में हिंदी में आ जाएगा, ठीक है? तो टेंशन मत करना। तो ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर बोला है व्हिच ऑफ द फिजिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर निकालना है, और यूपीएससी ने खुद बोल दिया है कि यहाँ पर मुझे फिजिकल फिनोमेना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ बोला है डिस्पर्जन, यहाँ बोला है रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर बोलना है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब मैं तीनों फिनोमेना को समझाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आपने ना क्लास 8th की, 10th की एनसीईआरटी में ये पढ़ रखा है। तो बताओ दोस्तों यूपीएससी के लिए आपको कौन-सा कोचिंग का मटेरियल की ज़रूरत है? एनसीईआरटी कवर कर लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। मैंने दिखाया भी 35 तक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है कि एनसीईआरटी की नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? अब ये डिस्पर्जन क्या होता है? तो डिस्पर्जन आप पता है ना, वीबग्योर मतलब जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो डिस्पर्स्ड होके जो है आपका 7 कलर्स में टूट जाती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का बैंड होना, ठीक है? लाइट यहाँ पर क्या होती है? बैंड होती है। और इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों? ये वाटर ड्रॉपलेट है समझ लो, यहाँ पर लाइट एंटर करी, तो एक बार यहाँ पर जाके मतलब रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये अंदर जाके जो है यहाँ पर आके समझ लो वाटर ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो लाइट का जो बूंद की जो पिछली दीवार होती है ना, उसे टकरा कर ये वापस आती है, उसी को कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब इंद्रधनुष बनना होता है ना, ठीक है? इसको बोलते हैं हम रेनबो, तो यहाँ पर तीनों ही फिनोमेना चाहिए हमें, फिजिकल फिनोमेना, तभी बनेगा। इसको याद कैसे कर सकते हो? तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा रेनबो होता है ना, ये 3 इन 1 शो होता है, ठीक है? 3 इन 1 शो होता है, ठीक है? तो ऐसे करके याद कर लो, 3 इन 1 शो होता है। दैट मीन्स कि भैया जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, डिस्पर्जन नहीं होगा, और जब तक इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रेनबो बन ही नहीं सकता, ठीक है? बिना बेंड हुए दैट इज़ रिफ्लेक्शन, बिना टूटे दैट इज़ डिस्पर्जन, और बिना टकराए दैट इज़ रिफ्लेक्शन, के बिना जो हमारा रेनबो है, वो बन ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और एक बात और, लॉजिकल माइंडसेट मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी एप्लीकेशन पूछे किसी भी साइंस का, ठीक है? किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे में आप ऑप्शन देखा करो, और देखा करो कि भैया ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन में है या नहीं? अगर है, तो इसका मोस्ट ऑफ टाइम ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। अगर नहीं है ना, तब जाके एक एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ ऑल ऑफ द अबव होता है आंसर, ठीक है? और ये मैं हर एक क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ। आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर लॉजिकल माइंडसेट डेवलप होगा, हर एक क्वेश्चन का आपका नॉलेज भी डेवलप होगा, और हर एक क्वेश्चन को मैं याद भी कराऊँगा, हर एक फिनोमेना को, हर एक कॉन्सेप्ट को याद करवाऊँगा दोस्तों, इन्हीं ईज़ी ट्रिक्स के साथ,
ठीक है, तो 3 इन 1 से होता है, ऐसे करके याद रखो। जब तक लाइट डिस्पर्स नहीं होगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा और इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब तक रेनबो बनेगा ही नहीं। सिंपल। और क्लास सोर्सेस में बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का सोर्स है ये। ठीक है, 8th क्लास की बता रहा हूँ, 10th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपका फिजिक्स वाले जो पोर्शन है ना, वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ही पढ़ाया गया है, रिफ्लेक्शन ही पढ़ाया गया है, लेंस का भी और मिरर का भी। तो वहाँ पर आपको यही बताया गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, ठीक है? और यही बताया गया है कि रेनबो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। ये भी देखो दोस्तों, क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है, व्हिच ऑफ द अबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स। अब इल्यूजन्स जानते हो ना, कि मतलब होता नहीं है रियल में, ठीक है? हमें ऐसा लगता है, इल्यूजन बन जाता है वो, ठीक है? तो बोलते हैं यूपीएससी यूपीएससी एग्जाम भी इल्यूजन ही है, ठीक है? जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम ईज़ी कर देंगे अब, प्रिपरेशन को ईज़ी कर दूँगा मैं आपके। तो कह रहा है, इनमें से कौन-कौन सा जो है ऑप्टिकल इल्यूजन्स है? तो पहले सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन में जाएँगे और ऑप्शन में देखो, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है आपका, ठीक है? और बहुत ही ईज़ी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है? जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, आपको पता है कि ये क्या है? इल्यूजन है। ट्विंकलिंग होती नहीं है स्टार की, लेकिन रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चक्कर में, रिफ्रैक्शन के चक्कर में ये आपको ट्विंकलिंग होते दिखता है। तो फोर्थ तो इसका आंसर होगा। तो जिसमें फोर्थ नहीं है उसे काट दूँ, ठीक है? इसमें फोर्थ नहीं है उसे काट दूँ। तो आपको पता चलेगा कि भाई 2 ऑप्शन के अंदर फोर्थ है, तो बी और सी में ही इसका आंसर निकलेगा। और फिफ्थ देखो, यहाँ पर बोला पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। अरे भैया, पोल स्टार तो फिक्स जगह पे है, तो ठीक है, विजिबल होगा। तो यहाँ पर जो है ये इल्यूजन नहीं है, तो फिफ्थ काट दोगे ना, आपका ऑटोमेटिक आंसर आता है सी। सो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा सी। और एक बात और, हम तो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे भी और याद भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम भी रिपीट होती है। तो यहाँ पर बोला है ऑप्शन 1 के अंदर कि साइज ऑफ द सन एट डस्क। यस, रिफ्लेक्शन की वजह से ना जो साइज है सन का वो हमें बड़ा दिखता है, तो ये इल्यूजन होगा। सेकंड बोल रहा है कलर ऑफ द सन एट डाउन। यस, मैंने आपको बताया था, जब जब सन है हमारा, मतलब सनराइज के टाइम पे, है ना? और सन डाउन के टाइम पे, या फिर बोल सकते हो डाउन के टाइम पे, है ना? हमें जो कलर ऑफ द सन है वो चेंज देखने को मिलेगा उसके अंदर। और ये होता कैसे है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो ये भी एक इल्यूजन है। और मैंने आपको ना ये सब ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ा रखा है आपको, कैसे होता है, ठीक है? ये सब स्कैटरिंग वगैरह पढ़ा रखा है, ठीक है? कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों होता है, ये सब पढ़ाया है मैंने। उसके अंदर मैंने आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के बारे में सब पढ़ाया था, ठीक है? तो वो सारी वीडियोज़ भी देख लेना। आपका जो कांसेप्ट है ना, वो अच्छा से बिल्ड हो जाएगा। अब देखो, थर्ड में यहाँ पर बोल रहा है मून बीइंग विजिबल एट डाउन। अब ये जो है ना, ये असलियत है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जो मून है ना, वो विजिबल होता है डाउन के टाइम पे ही, ठीक है? चलो, तो ये इल्यूजन नहीं है। बाकी सारे ये 1, 2, 4 ये इल्यूजन है, ठीक है? अच्छा, मेरा ना अभी भतीजा आ गया था छोटा वाला, तो परेशान करता है मेरे से आके, परेशान करता है मतलब मुझे आके, तो बार-बार कहीं-कहीं मुझे वीडियो को रोकनी पड़ जाती है। उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको वीडियो के अंदर, है ना? तो इसके लिए तो आपको भी थोड़ा झेलना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे परेशान करने आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। यहाँ पर बोला है व्हिच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से मिनरल्स दे रखे हैं हम आपको, और बता दो जो ये मिनरल्स है ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन बताओ, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए इसकी जरूरत है या नहीं, रिक्वायर्ड है या नहीं? और मैं बोलता हूँ दोस्तों, भई ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में देखो ऑल ऑफ द अबव भी है, ठीक है? और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, कि ह्यूमन बॉडी को ये सब चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं? एप्लीकेशन है या नहीं इसका? तो देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम की ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए, आयरन की ज़रूरत है, सोडियम की ज़रूरत है। भाई, आपको पता है जब भी आप चेकअप करवाने जाते हो ना ब्लड का,
तो उसके अंदर मतलब आपका कैल्शियम, आयरन, सोडियम ये सब चेक करते हैं, क्योंकि सबको ना ह्यूमन बॉडी को इन तीनों की जरूरत होती है। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक की कमी हो जाती है ना, तो आपका जो बॉडी है ना वो सही से वर्क नहीं करता। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स मतलब मसल्स को चलाने के लिए इन सबको जरूरत, इसकी तीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर वैसे डी होगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसका कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूँ। देखो, कैल्शियम आपको मिल्क से मिलता है, और आप बोलते हो कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी जो है ना हड्डियां या फिर हो सकते हैं बोन्स में है ना वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सिग्नल देता है। सिग्नल का काम कौन करेगा? कैल्शियम करता है। आयरन का काम ये होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, ये समझ लो। ठीक है, ऐसे करके समझ लो, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, ऑक्सीजन सप्लाई लिख दो। सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम का काम होता है नर्वस सिस्टम से मतलब ब्रेन से सिग्नल पहुंचाना मसल तक। ठीक है, तो ये भी जो है नर्वस सिस्टम से सिग्नल पहुंचाता है, क्या हमारा सोडियम। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो, अगर एक भी मिसिंग हुआ इनमें से तो जो हमारे जो मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें समझने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा आपको, और ना ही याद करने की जरूरत है। ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी है, भैया आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ यूपीएससी ने आपके साथ एक गेम खेला और बोल दिया कि इनमें से बता दो मेमल्स कौन कौन है, ठीक है, और कौन नहीं है। देखो ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है सी काऊ, सी हॉर्स, सी लायन। अब एक बात बताओ दोस्तों, सब में लिखा हुआ है सी काऊ है, सी हॉर्स है, सी लायन है। इनमें से मैमल्स बता दूं और कौन से नहीं है, या फिर सारे के सारे हैं क्या? अब देखो दोस्तों, मैमल्स क्यों होते हैं? मैमल्स होते हैं जो दो दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने वाले जीव को हम मैमल्स बोलते हैं। और जो मतलब न्यू बोर्न बेबी पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं, है ना, तो वो हम उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। और सी काऊ के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है। ठीक है, और मतलब एक दो बार और पूछ रखा है। इसको डुगोंग कहते हैं, सी काऊ को, और ये मैमल होती है। ठीक है, और ये घास खाती है, तो ये आंसर होगा। और ये सी हॉर्स, यहाँ पर यूपीएससी ने गेम खेला। ये सी हॉर्स ना एक मछली है, फिश है, तो ये कोई मैमल नहीं है। ये अंडे देने वाली है ना, तो ये मैमल नहीं है। तो ये नहीं होगा इसका आंसर, सेकंड काट दो। ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। फर्स्ट इसका आंसर है सी लायन, ये मैमल है दोस्तों। ठीक है, ये एक सील की तरह होता है, सील जैसा दिखता है ये। ठीक है, और ये मैमल है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। तो उसको आने वाले एग्जाम के लिए याद रखना, यूपीएससी इस तरीके से गेम खेलता है आपके साथ। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? सी हॉर्स है ना, सी हॉर्स मतलब सिर्फ नाम का घोड़ा है। ठीक है, सी हॉर्स है ना तो सिर्फ नाम का घोड़ा है, असलियत में ये मछली है जो अंडे देती है। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो, नाम का घोड़ा है लेकिन असलियत में ये मछली है और अंडे देती है ना, और बाकी दोनों बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, तो ये मैमल्स होंगे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 40। efforts to detect existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What is are the importance of discovering of this particle? ये रहा भैया, हमने एफर्ट्स देखते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि मुझे करेक्ट आंसर देना है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं। तेरा एफर्ट्स लगाया गया है डिटेक्ट करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल का, है ना, हैव बिकम फ्रीक्वेंट इन न्यूज, तो न्यूज में आ रखा है ये, दैट मींस की करंट अफेयर से ये आपको क्वेश्चन पिक करा गया है। कह रहा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग ऑफ दिस पार्टिकल, दैट मींस कि हिग्स बोसन का ये पार्टिकल हमने क्या करा है, डिस्कवर किया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बता दो क्या है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रखे, तो ऑप्शन से ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस निकालनी है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है फर्स्ट में कि ये हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखना, कीवर्ड को अंडरलाइन मारो। हेल्प कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्प वाले जो वर्ड है ना यूपीएससी करेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे से बिल्कुल ध्यान रखना ये बात। तो ये हेल्प करता है, वो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टैंड करने के लिए, एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। तो मे बी इसका आंसर हो सकता है ये। सेकंड बोला है इट विल एनेबल अस इन नियर फ्यूचर। अब देखो ये फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है।
ठीक है, to develop technology to transfer matter from one point to another without traversing physical space between them। तो ये एक तरीके से टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा है। ठीक है, जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, हॉलीवुड की फिल्मों में फ्यूचरिस्टिक चीजें टेलीपोर्टेशन करने के लिए टेलीपोर्ट कर देते हैं चीजों को, है ना। तो ये टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा है, और ये तो अभी हमने इसके लिए कुछ करा ही नहीं है ना। ऐसी चीजें पॉसिबल होंगी, इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकती हैं। अभी के लिए तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है। सेकंड बिल्कुल इसका रॉन्ग होगा, काट दो सेकंड वाला। अब इससे बच गया कि वन तुम्हारा करेक्ट है, थर्ड चेक करना है हमें। फिर देखो विल एनेबल बोल रहा है अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन। अरे भैया, एक बोसन पार्टिकल का न्यूक्लियर फिजन में क्या काम है? ये कोई यूरेनियम है क्या? ये कोई थोरियम है क्या? ठीक है, तो ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्या? नहीं ना, काट दो ना इसे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली वन। तो ये तो था आपका लॉजिकल माइंडसेट। अब आते हैं नॉलेज के ऊपर। ध्यान रखना दोस्तों कि मास ऑफ द पार्टिकल के अंदर कितना होगा, कैसे आता है, ये हिग्स बोसन पार्टिकल ही आएंगे आपको। ठीक है, हिग्स बोसन पार्टिकल, और इसके ऊपर यूपीएससी ने एक दो बार और क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं पहले ही। ठीक है, और हिग्स बोसन मतलब समझ लेना कि भैया उसके अंदर भारीपन कैसे आएगा, मैटर के अंदर, किसी मैटर के अंदर वजन कैसे आएगा, तो हिग्स बोसन ने बताया है, सिंपल। ठीक है, और ये टेलीपोर्टेशन जैसे तो मैजिक है। ठीक है, अभी के लिए तो मैजिक ही है ना, जादू। तो हमारा 40 भी हो गया, 41 पे आते हैं। ये भी देखो दोस्तों, क्लास 10th की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन, और इवन तो मेरे हिसाब से ये क्लास 6 में भी है, 6th 7th 8th सब में है। ठीक है, और 8th में 10th क्लास में तो स्पेसिफिक इसका चैप्टर है दोस्तों, स्पेसिफिक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाले में, है ना, स्पेसिफिक चैप्टर है इसका। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द अबव आर पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, अब ये पोलिनेटिंग एजेंट्स बोल दिया है तो दैट मींस फ्लावर्स की बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो बता दो इनमें से कौन कौन से पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। एक बताओ, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं? यस है। बोलो अब हम आंसर दे रखा है ऑप्शन के अंदर, हाँ जी दे रखा है, डी पे मारो डायरेक्ट। अब एक बात है दोस्तों, पोलिनेटिंग एजेंट बोला है, दैट मीन्स कि जो पोलिनेशन करने में हेल्प कर दें। ठीक है, पोलिनेशन का मतलब होता है जो स्पर्म है, दैट इज पोलन है, वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे तक पहुंचाने का काम कर दें। तो बेट आपका चमगादड़ होता है, ठीक है, बेट चमगादड़ होता है, बी मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, और बर्ड चिड़िया होती है, समझ लो। तो ये तीनों को ना फ्लावर्स पसंद है, तीनों को ही फ्लावर्स पसंद है। ठीक है, तो ये पोलन वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करेंगे, स्पर्म को पहुंचाने में काम करेंगे, तो यस पोलिनेशन करने का काम करेंगे ये। ठीक है, पोलिनेटिंग एजेंट है ये, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा which of the following sets of elements was primarily responsible for the origin of life on the earth। ये क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी में वैसे करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है अर्थ के ऊपर। ठीक है, मतलब अर्थ की बात नहीं कर रहा है, अर्थ बनने के लिए क्या चाहिए, कह रहा लाइफ ऑन अर्थ लाने के लिए, मतलब अगर अर्थ पे लाइफ चाहिए तो इनमें से कौन से जो हैं एलिमेंट्स की हमें प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्राइमरली बोला ये, मतलब इनिशियली चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको याद करने का ध्यान तरीका, सी एच ऑन, सी ओच ऑन, सी से क्या होगा दोस्तों, कार्बन। कार्बन हर जगह होता है, हर एलिमेंट में होता है, इवन आपके अंदर नो मतलब जो जीवित है, नॉन ठीक है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, सब में कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये चारों चाहिए होता है हमें, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लाइफ के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इनमें से कौन से जो है तीन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे रखा है, सोडियम दे रखा है, सोडियम काट दो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये इन चारों में से तीन दिख गए। कैल्शियम काट दो, फॉस्फोरस काट दो, पोटेशियम काट दो, आंसर आपका आ गया बी। दैट इज कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए, ये तीनों ही चाहिए होते हैं अगर लाइफ चाहिए आपको अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो सी एच ओन से याद रखना, ये जरूरी होते हैं अगर आपको लाइफ चाहिए अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इन्हीं से ही प्रोटीन बनेगा और डीएनए बनते हैं, ध्यान रखना। ये
चारों एलिमेंट चाहिए तभी डीएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, सिंपल। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन तो लाइफ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक करना। ठीक है, नाइट्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 43, और एक बात और, प्लांट्स में या सॉइल के अंदर, सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछा है ये, तो आप बता दो फटाफट। और यूरिया किसका सोर्स है? क्या पहुंचाता है सॉइल के अंदर, कौन से एलिमेंट्स की कमी को पूरा करता है यूरिया? फटाफट बता दो दोस्तों। ये सब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 43। देखो दोस्तों, थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है, तो थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपाइन दैट, या ओपिनियन दैट, इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम। और देखो दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी में क्वेश्चन कराया था आपका कि मोनाजाइट सैंड के अंदर, जो इंडिया के अंदर कोस्टल वाले रीजन के अंदर पाए जाते हैं मोनाजाइट सैंड, उसके अंदर थोरियम बहुत मिलता है। तो थोरियम का रिजर्व बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है थोरियम एज अ फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट आर द एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम? कह रहा है बताओ एडवांटेज बता दो थोरियम का ओवर यूरेनियम। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है कि थ्योरम पे करो। ठीक है, क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत है यूरेनियम के ऊपर, खुद बोल दिया इसने। तो कह रहा है बता दो एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो करेक्ट पूछा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि थोरियम जो है मोर अबंडेंट इन नेचर है देन यूरेनियम। बिल्कुल बात सही है। इंडिया में तो यूरेनियम वैसे भी नहीं मिलता, हम इम्पोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। और इंडिया के अंदर मोनाजाइट सैंड के अंदर, ठीक है, मोनाजाइट सैंड के अंदर थोरियम बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये बात सही है, ये तो एडवांटेज दिखाई दे रहा है मेरे को। और एक बात बताओ दोस्तों, एडवांटेज पूछा है, एप्लीकेशन पूछा है, और ऑल ऑफ दी अबव में आपको आंसर भी दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो चांसेस हैं इसका आंसर डी हो। ठीक है, फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। या सेकंड में, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। दैट इज कि यहाँ पर बात कर रहा है कि जब हम माइंडिंग करते हैं ना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम जैसे यूरेनियम को हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट करते हैं ना, एनरिचमेंट। तो ये कह रहा है ज़्यादा अगर आप एनरिच करोगे ना थोरियम को, तो ये ज़्यादा एनर्जी दे देगा। ठीक है, कह रहा है पर यूनिट मास के कंपेरिजन में देखो ना, तो हम कम एनरिच करेंगे ना थोरियम को, तब भी हमें ये ज़्यादा एनर्जी दे देगा एज कम्पेयर टू यूरेनियम। तो ये इसका एडवांटेज हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। कह रहा थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कम्पेयर टू द यूरेनियम। अब ये हार्मफुल वेस्ट होते क्या है, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, जो आपको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से जो है वेस्ट देखने को मिलेगा, वो है रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है थोरियम जो है कम प्रोड्यूस करता है हार्मफुल वेस्ट को एज कम्पेयर टू यूरेनियम, और ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि थोरियम जो है ये यूरेनियम का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, तो थोरियम जो है आपका यूरेनियम से अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, यूरेनियम का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, थोरियम। और मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलता है ये, तो ज़्यादा पावर देगा, कम गंदगी करेगा, मतलब वेस्ट कम करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और कम में से माइंड करने की भी होता है, एनर्जी पर यूनिट भी थोरियम का ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू यूरेनियम। ठीक है, और लेस वेस्ट भी करेगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट कम होता है। और थोरियम हमें मोनेसाइज स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है जी, अब याद होगा वो आपको। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents from what prevents them from reaching the surface of the earth? ठीक है, अब जरा देखना दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी ने खुद बोल दिया है कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी इनकी स्पीड 100 किलोमीटर, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड में है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, इस कैन मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये
सिवियरली हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना मतलब सिवियर कर सकते हैं, मतलब उनके लिए नुकसान कर सकते हैं अगर ये सरफेस से पहुंच जाएंगे तो। ठीक है, तो सिवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यूपीएससी का ये नॉलेज भी आपको जो है पीवाईक्यू दे रहा है, तो इसको समझ लो। ठीक है, याद कर लो। तो यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपसे आंसर नहीं मांगता है, आपको बताता भी है। ठीक है, आपको यूपीएससी ने बता दिया कि ये फिनोमिना होता है। ठीक है, अब ये फिनोमिना जो हो रहा है इसे कौन बचाएगा हमें? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें से ही चूज करना है आपको। यहाँ बोल रहा है कि, और एक बात और, ये ना मैं आपको ज्योग्राफी की पीवाईक्यूज में भी करा चुका हूँ क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के अंदर, है ना, यूनिट 1 के अंदर ही करा चुका हूँ। यहाँ बोल रहा है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डाइवर्ट कर देता है टुवर्ड्स इट्स पोल्स। सेकंड बोल रहा है ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ के ऊपर, या फिर ओजोन लेयर मिलेगी आपको, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो रिफ्लेक्ट कर देती है आउटर स्पेस के अंदर से। और सी बोल रहा है मॉइस्चर इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे जो मॉइस्चर होता है ना अपर लेयर के अंदर, ये प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और डी बोल रहा है इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है करेक्ट। ठीक है, अब एक जरा देखो दोस्तों, जो स्टेटमेंट भी है ना, ये आप जानते हो कि ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है दोस्तों? बताओ फटाफट। ये आंसर तो आप दोगे दोस्तों, ये आंसर तो आप दोगे। हार्मफुल होती है ना कौन सी? अल्ट्रा वोलेट। ठीक है, अल्ट्रा वोलेट रेस से बचाता है ये हमें, कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, और ये मॉइस्चर जो है ये टेम्परेचर के लिए ठीक है, कि हाँ मॉइस्चर जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ये सब के लिए ठीक है, लेकिन चार्ज पार्टिकल से बचाएगा थोड़ी ना हमें। तो बी और सी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी और ए पे आ जाओगे आप, कि या तो इसका आंसर ए है या तो डी है। ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया कि अर्थ का जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, अभी चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बिल्कुल डाइवर्ट करेगा। यस, डाइवर्ट करेगा, कहाँ कर देगा? पोल्स की तरफ कर देगा। ठीक है, जो अर्थ का जो पोल्स है ना, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनको वहाँ की तरफ ये डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है दोस्तों। और ये जो है ना आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी मैटर है ना, जिसके जिसके पास भी चार्ज है, ठीक है, या फिर मूव कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ऐसे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, और वो क्या करेगा? जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा? रिपेल भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का काम ही यही होता है कि भैया उसको रिपेल भी करना और अट्रैक्ट भी करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्पेस से आने वाले हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स को या फिर सोलर विंड को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रास्ता भटकाता है। ठीक है, और उन्हें नॉर्थ या साउथ पोल्स की तरफ भेज देता है। इससे जमीन पर रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ए है। और कैसे याद रखोगे? देखो, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जायंट होगा, क्योंकि अर्थ का है ना, तो जायंट मैग्नेट है। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है ना, ठीक है, या फिर ढकेलता है, ठीक है, वैसे ही स्पेस के चार्ज खचरे को या फिर पार्टिकल्स को पोल की तरफ धकेलेगा। सिंपल। ठीक है, बस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये बोल रहा है सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सिवियर विंटर बट वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीजन? कह रहा है अगर आप देखो ना, जो लेक होती है ना, ये फ्रोज हो जाती है सीवियर विंटर में। जब तापमान घटता है ना, टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, माइनस में चले जाता है, तो आप देखोगे कि जो लेक है ना फ्रोज हो जाती है, ठीक है, जम जाती है। लेकिन जो उसके अंदर का पानी होता है, ठीक है, डेप्थ में जो पानी होता है, बॉटम में पानी होता है, वो अभी भी लिक्विड होता है। तो क्या रीज़न है इसका? रीज़न क्या है? तो रीज़न तो भाई यूपीएससी ने खुद दे दिया आपको 4 में, तो इनमें से चॉइस करना है आपको। यहाँ पर बोल रहा है आइस इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहा आइस जो है ना बेड कंडक्टर है हीट का। अरे भैया। बी बोल रहा है सिंस द सरफेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट इज लॉस्ट। कह रहा है जो सरफेस होती है लेक की, ये सेम टेम्परेचर पे होती है जो एयर के अंदर है, इसलिए कोई हीट लॉस ही नहीं होती। क्या बकवास बात कर रहा है ये। सी बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा। टी बोल रहा है इनमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है।
भाई आइस जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो मुझे उससे क्या मतलब, ठीक है। अगर हीट का बेड कंडक्टर ऑफ हीट है तो मुझे उससे क्या मतलब है, अगर बेड कंडक्टर ऑफ हीट है तो ऊपर की जो लेयर है वाटर की या लेक की, वो भी फ्रोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी फ्रोज नहीं होनी चाहिए, वो क्यों फ्रोज हो जा रही है, अंदर वाली की लिक्विड क्यों है फिर, है ना, कॉमन सेंस लगाओ। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और बी बोल रहा है कि जो लेक का जो सरफेस होता है ना, सरफेस वाली जो लेक का जो सरफेस होता है वो सेम टेम्परेचर पे जो एयर पे है, ठीक है, जो एयर में है ना, इसलिए कोई जो हीट लॉस्ट नहीं होती है। अब जरा सोचो जरा दोस्तों, विंटर का टाइम है, ठीक है, ठंड ज़्यादा है, तो ऊपर वाली लेयर जो है, ठीक है, वो जम गई, तो अंदर वाली भी तो जमनी चाहिए ना, क्यों नहीं जम रही है, ये क्यों नहीं जम रही, जो वाटर अंदर वाला है ये क्यों नहीं जम रहा, इसे भी तो जमना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो तो बाहर ही ज़्यादा होगा ना, कंपेरिजन में देखा जाए तो, और अंदर कम होगा, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर कम ना होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ज़्यादा हीट, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा बी। और इसका ध्यान रखना कि जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, जो डेंसिटी होती है वाटर की, ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हुआ क्या, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पहुंचा, तो जो वाटर है वो डेंसर हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसर होना। तो डेंसिटी की वजह से जो वाटर है ना, जो डेंस वाटर है वो नीचे चले जाएगा, नीचे चला जाएगा, दैट इज लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, तो वो नीचे चला जाएगा। जो ऊपर वाला जो लेयर होगी, जो वाटर की ऊपर वाली लेयर होती है, ये कम डेंसर होती है, तो ये कम डेंसर होने की वजह से ये हो जाती है जल्दी फ्रोज्ड, ठीक है। और नीचे वाले जो वाटर है, ये डेंसर होने की वजह से ये रह जाता है लिक्विड में, ठीक है। तो ये है इसका लॉजिक, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, जो हैवी वाटर है दैट इज इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाला पानी जो है भारी है, तो वो नीचे जाकर, ठीक है, कंफर्ट जोन में बना लेती है, ठीक है, मतलब लिक्विड में मजे लेगी, ठीक है, जहाँ मछलियाँ मजे करती है ना लिक्विड के अंदर, और ऊपर बर्फ जम जाती है, तो देखोगे तुम ऊपर बर्फ जमी रहेगी, नीचे मछलियाँ आराम से तैर रही है, मजे कर रही है ना। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो होप कि आपको ये भी याद हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, अब यहाँ भी पूरा लॉजिक है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये बोला है मैरिड कपल है, उन्होंने अडॉप्ट करा एक मेल चाइल्ड को, ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद उनको 2 ट्विन बॉयज हुए, ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप है कपल का, एक का है ए बी पॉजिटिव और एक का है ओ नेगेटिव। कह रहा ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स गिवन है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अब बताओ द ब्लड ग्रुप ऑफ अडोप्टेड सन का क्या होगा। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है, तो 2 पेरेंट होंगे, P1 और P2, ठीक है, एक मदर एक फादर, चलो मैं इसको M और F कर देता हूँ, मदर और फादर, ठीक है, ये मदर और ये फादर। फादर का है ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव है फादर का, और मदर का है आपका ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव है, तो ओ नेगेटिव है। अब जरा ना ये ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि ये देखो ए बी जो है ना, ये होता डोमिनेंट इसके कंपैरिजन में, ओ नेगेटिव के कंपैरिजन में, या फिर ओ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन्स कौन सी होती हैं, ये ए बी वाली, ये डोमिनेंट नहीं होती। दैट मीन्स कि 2 3 बच्चे का यहाँ पर दे रखा है सैंपल आपको, एक का ए पॉजिटिव, एक दूसरे का बी पॉजिटिव, और एक का दे रखा है ओ पॉजिटिव। तो देखो पॉसिबिलिटी है कि जो उनके दोनों चाइल्ड होंगे ना, एक का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो ए पॉजिटिव हो और दूसरे वाले का बी पॉजिटिव हो। अभी ओ पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है कि ओ जो है, ओ ग्रुप जो है डोमिनेंट नहीं होता कंपैरिजन में ए बी के, तो ये डोमिनेंट नहीं होता, तो इनके जो बच्चे होंगे वो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि अडोप्टेड वाले का ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, ओ पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, ठीक है। चलो 47, यहाँ बोल रहा है फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। क्या हैवी वाटर का फंक्शन क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये बता दो। तो यहाँ पर बोल रहा है ये स्लो डाउन कर देगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ये कह रहा है इंक्रीज कर देगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को,
और मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी दो स्टेटमेंट एक जैसे हों, ठीक है, जहाँ पर इंक्रीज बोल रहा है एक पर बोल रहा है डिक्रीज होगा, लेकिन बोल्ड एक ही चीज के बारे में रहा है, तो इन दोनों में से ही आंसर होता है, इन दोनों में से ही एक आंसर होता है। दैट मीन्स कि आपको सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोला कूल डाउन द रिएक्टर, यहाँ बोला स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पर बोला कि न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा और एक कूल डाउन कर देगा रिएक्टर को, ठीक है। और यहाँ पर एक जैसी स्टेटमेंट है कि एक में बोल रहा है स्लो डाउन कर देगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और एक में बोल रहा है इंक्रीज कर देगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप ही लॉजिकल माइंडसेट से 50-50 पर आ चुके हो। अब आपको ये चेक करना है कि हेवी वाटर का काम क्या होता है, इंक्रीज करना स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को या डिक्रीज करना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हैवी वाटर है दैट इज की हैवी वाटर दैट इज इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम उसको यूज़ करेंगे तो कहीं भी जाकर ये एक तरीके से फ्रिक्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है, एक तरीके से फ्रिक्शन ज़्यादा करेगा। मैं आपको समझाने की ट्राई नहीं कर रहा, मैं आपको याद कराने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ध्यान रखना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड होती है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसको कंट्रोल करना होता है, उसको स्लो डाउन करना होता है, तो इसलिए हैवी वाटर का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत फास्ट भागते हैं, बहुत फास्ट, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनकी स्पीड कम करनी पड़ती है, तो हैवी वाटर उन्हें स्लो डाउन करने का काम करता है, एज अ मॉडरेटर काम करता है। तो बिल्कुल याद कर लो, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। जिस तरीके से मैं कहानी बना के पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे बिल्कुल याद होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ बोल रहा है एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेस दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स, व्हाट डज कैंपेन सिग्निफाई टू द कंज्यूमर्स। अभी ट्रांस फैट्स किससे बनते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लास 10th की ना केमिस्ट्री के अंदर पोर्शन में देखोगे ना, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, ठीक है, शायद चैप्टर 4 या 3 है, उसके अंदर ये कंसेप्ट बिल्कुल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी है इवन। अब बताओ कहाँ आपको किसी साइंस एंड टेक का कोर्स खरीदने की जरूरत है आपको, बताओ। एनसीईआरटी में गिवन है, यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रही है, आप फालतू में इधर उधर की कहानियां पढ़ रहे हो। तो कह रहा है कि ये कंपनी ये एडवर्टाइज कर रही है कि हम ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते नहीं है किसी भी अपने फूड आइटम के अंदर। तो ये कंपेन अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो ये बोला है द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कह रहा हाइड्रोजनेटेड ऑयल से ये नहीं बने होंगे इनके फूड प्रोडक्ट्स। सेकेंड बोल रहा है जो फूड प्रोडक्ट्स होंगे ये मेड ऑफ नहीं होंगे किसके, एनिमल या फैट ऑयल के, ठीक है। थर्ड बोल रहा है जो ऑयल यूज हो रहा है आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, कह रहा जो भी इसके अंदर ऑयल यूज होगा, ठीक है, अगर ट्रांसफेट नहीं है, ध्यान रखना ये बात का ध्यान रखना भैया, इसलिए मैंने नोट को अंडरलाइन मारा है, नोट कंटेन ट्रांसफेट अगर नहीं है तो कह रहा है ऑयल यूज्ड जो भी हो रहा है फूड के अंदर वो नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब हम यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, कंपेन करना चाह रहा है कि हम अच्छा ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी रहे, डैमेज ना हो, ठीक है। हार्ट डिजीज की बात कर रहा है, ठीक है, दिल के मरीज ना बन जाओ, है ना, इसकी बात कर रहा है। तो इनमें से बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट बता दो, और मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन में देखो ऑल ऑफ दी अबव भी है, 1 3 भी है, 2 3 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ट्रांस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ट्रांस ट्रांस मतलब दो चीज का मिक्सचर बना रहा है, ठीक है, ट्रांस का मतलब दो चीज का मिक्सचर है, दैट मीन्स कि इस केस के अंदर जो भी तेल यूज हो रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन का यूज होगा, तभी तो बोल रहे हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा हम बढ़ाएंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसे, केमिस्ट्री में यह पढ़ाया गया है 10th क्लास में। तो यहाँ पर बोला नॉट मेड ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफेट होते हैं हाइड्रोजनेटेड वाले, जो हाइड्रोजनेटेड होते हैं ये ट्रांसफेट होते हैं, ठीक है, इसने बोल दिया नॉट मेड ऑफ
हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, क्योंकि ये ट्रांस फैट होते हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सेकंड बोल रहा है फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स। अब देखो दोस्तों, आपने कम से कम ऑयल सुना होगा कि एक एनिमल फैट से बनता है, एक वेजिटेबल ऑयल से बनता है, ठीक है। एक मतलब आपका वेजिटेबल ऑयल से बनेगा, ठीक है, एक ऑयल। और एक होता है नहीं, एक को कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, जो वेजिटेबल्स वगैरह से बनता है। और सेकंड को बोलते हैं हम एनिमल फैट्स से बनता है जो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ट्रांस फैट्स होता है ना, ये मेनली फैक्ट्री मेड वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, इसके अंदर हाइड्रोजनेटेड कराया जाता है, हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। तो फैक्ट्री मेड ट्रांस फैट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वेजिटेबल ऑयल से आते हैं, ठीक है। और जो एनिमल फैट्स होते हैं ना, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है। जो एनिमल फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड किस में होता है, डबल बॉन्ड किस में होता है। क्लास 10th की एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ट्रांस फैट मेनली वेजिटेबल्स वाले होते हैं और फैक्ट्री मेड होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री मेड होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बोलना चाहिए था नॉट मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, तब जाके ये सही होता, ठीक है। आगे समझ में। अब थर्ड बोल रहा है कि ऑयल जो यूज़ होगा जिसके अंदर ट्रांसफेट नहीं है हमारा हमारे वाले में, तो ये अ, जो है डैमेज नहीं करेगा आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को। तो ये सही है बिल्कुल। अगर ट्रांसफेट अगर आप नहीं खा रहे ना, तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ सही रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसफेट अगर आपने खा लिया, तो ये जो दिल के जो वेन्स होते हैं ना, जो आपके हार्ट के जो वेन्स होते हैं ना, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब आपका ध्यान रखना ट्रांसफेट्स क्या क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल आप याद कर लो कि ट्रांसफेट के अंदर क्या क्या आएगा। तो आपका ट्रांसफेट के अंदर डालडा, ठीक है, आपने सुना होगा पहले, डालडा जो जम जाता है ना, थोड़ा सा ठंड पड़ती है, हल्का सा जम जाता है, या फिर से वनस्पति भी कहते हो आप, ठीक है, ये जम जाता है तुरंत। अब जरा सोचो जरा, ये बाहर के टेम्परेचर में जम जा रहा है, आपके जब आप इसको डाइजेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पेट में जाकर जमेगा नहीं क्या, और जमेगा दैट मीन्स की पचेगा भी नहीं। फिर क्या करेगा ये, आपको ब्लड सर्कुलेशन को भी कम करेगा, ठीक है, आपको मोटा भी करेगा, और आपको हाइट जो है दिल की बीमारियां भी होने लगेंगी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बिगड़ने लगेगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ट्रांसफेट नहीं करना चाहिए। और ये ध्यान रखना है, फैक्ट्री में बनता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, ठीक है। चलो, तो सेकेंड यहाँ पर गलत हो जाएगा, और 1 और 3 यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर बोल रहा है when the bark of a tree is removed in a circular fashion all around the near its base, it gradually dries up or dies because। कह रहा है कोई भी एक बार्क है ट्री का, ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि भैया बार्क ऑफ ए ट्री है, वो रिमूव करा जाता है सर्कुलर फैशन के अंदर, ठीक है, सर्कुलर फैशन के अंदर उसका जो है रिमूवल करा जाता है बार्क ऑफ द ट्री का, ठीक है, उसके बेस की तरफ से। तो कह रहा है ये जल्दी से ग्रेजुअली जो है ना धीरे धीरे मर जाएगा, क्यों, ठीक है, डाइज हो जाएगा, क्यों। तो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कि वाटर फ्रॉम द सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, और रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। सी बोल रहा है ट्रीज इन्फेक्टेड बाय द सॉइल माइक्रोब्स। यहाँ बोल रहा है रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ भी रूट्स की बात कर रहा है, यहाँ भी रूट्स की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि बी और डी में से ही इसका आंसर होगा, ए तो होगा भी नहीं, सी भी नहीं होगा। भाई सॉइल माइक्रोब इन्फेक्ट कर देंगे, इससे मुझे का मतलब क्या है, वाटर और जो सॉइल से ये एरियल पार्ट्स में नहीं जाएगा, मुझे भी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये काम रूट्स का होता है, और ये काम करता कौन है, तो जाइलम करता है, जाइलम टिश्यू करते हैं। फाइलम का काम होता है फूड को पहुँचाना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्लास 10th के एनसीईआरटी के बारे में ही नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, बस क्लास 10th की एनसीईआरटी में सारी नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो ए और सी तो नहीं होगा, बी और डी होगा। क्या जो रूट्स है ना, यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर बोल रहा है रूट जो है रिसीव नहीं करेंगे ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अरे भाई एक बात बताओ, जो प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है,
ये रिसीव करने से बात नहीं होता, इनको CO2 रिसीव करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, सिंपल। रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऐसा जानो। और एक बात और, ठीक है, बार्क पेड़ की मतलब जो होती है ना, एक तरीके से फूड डिलीवरी पाइप होती है, ठीक है। पाइप काट दिया आपने तो नीचे ये जो रूट्स है ना, वो खाना नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है, तो फिर जो पेड़ है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, सिंपल। जो बार्क होती है ट्री की, वो फूड डिलीवरी पाइप होती है एक तरीके से। अब आपने पाइप भी काट दी, ठीक है, पाइप भी काट दी, तो जो नीचे के रूट्स हैं, ठीक है, नीचे के रूट्स तक खाना नहीं जा पाएगा, और फिर क्या होगा? पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ बोला रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन डाइट सिंस दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ये जानेंगे हम। और देखो, बहुत सारे जो ग्रीन टी वाले लवर है ना, ग्रीन टी जो पीते हैं, उसके अंदर बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प फॉर अ पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्जिविटी, ठीक है। तो भैया, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे हैं, इसे यही पूछ रहा है ये, ताकि हमारी लॉन्जिविटी बनी रहे, ठीक है, हमारा जो है ना, जो बीमारियां वो कम हो जाए। तो ऐसा क्या कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें आंसर निकालना है। कह रहा है फर्स्ट वाले में ये एक्टिवेट कर देगा एंजाइम्स को, enzymes necessary for vitamin synthesis in the body and help prevent vitamin deficiency। कह रहा है विटामिन की डेफिशिएंसी को कम करेगा, सिंपल, ये समझो। बी बोला है ये प्रिवेंट कर देगा एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को इन द बॉडी, और हेल्प करेगा अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अरे वाह। सी बोल रहा है ये न्यूट्रलाइज कर देगा फ्री रेडिकल्स को जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। डी बोल रहा है ये एक्टिवेट कर देगा सर्टेन जीन्स को इन द सेल्स को, सेल्स के अंदर ऑफ द बॉडी, और हेल्प करेगा डिले द एजिंग प्रोसेस। अरे वाह। कह रहा है ये हम हमारे जो बॉडी के अंदर सर्टेन जीन्स को ना, है ना, जो सेल्स की होती है बॉडी के अंदर, उसके वो बोलेगा एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, उन जीन्स को, और बोल देगा कि भैया बुढ़े मत होना, एजिंग प्रोसेस को ये जो डिले कर देगा, ये काट दो, ठीक है। ये बोला हेल्थ को मेंटेन करेगा, अब हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी अपने आप ही, ठीक है, तो इसलिए टी को काटो। अब ये फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि एंजाइम जो है ना, ऐसे बनाएगा कि ताकि विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। ऐसा भी नहीं है, विटामिन के लिए ना हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है विटामिन अपने आप ही, और अगर नहीं बन रहा तो हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है, सिंपल। बी बोल रहा है कि प्रिवेंट कर देगा एक्सेसिव ऑक्सीडेशन को, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, उसको, और अवॉइड करेगा अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी को। अरे भाई, ये भी गलत है, इसका आंसर है सी। ये न्यूट्रलाइज कर देगा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, देखिए जो बॉडी के अंदर हमारे प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा, सिंपल, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इसको याद कैसे करोगे? तो इसको याद करने का तरीका है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी का, ठीक है, मतलब ज़ैंग होते हैं ना, ज़ैंग मतलब ज़ैंग लाइक नाच रहे हैं, है ना, ऐसे समझो नाच रहे हैं वो, तो एंटीऑक्सीडेंट्स है, दैट इज एंटी रस्ट स्प्रे है वो, ठीक है, एंटी रस्ट स्प्रे है, ठीक है, ज़ैंग ज़ैंग नाच रहे हैं वो ऐसे ऐसे से, ठीक है, तो रस्टिंग कर रहे हैं वो। तो जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, ये हमारा एंटी क्या है, रस्ट स्प्रे है एक तरह का, ठीक है। जब आपने इसको ले लिया, स्प्रे मार दिया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ये जिंग जैंग जो नाच रहे हैं ये सारे के सारे शांत बैठ जाएंगे, ठीक है, तो हम बुढ़े होने से बच जाते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो ऐसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर देखा है एस्पर्टेम या एस्पर्टम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, खुद बोल दिया कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, ठीक है, जैसे कि जिसको शुगर खाने का नहीं होता ना, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं मीठा करने के लिए, ठीक है, खाने को या कोई भी चीज़ को। आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड इन दी मार्केट, इट कंसिस्ट एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स ही प्रोटीन बनाते हैं, एंड प्रोवाइड्स
calories like other amino acids, yet it is used as low calorie sweetening agent in food items. What is the basis of this? क्योंकि इसके अंदर कम कैलोरीज होंगी, जब इसको कंज्यूम करोगे तो कम कैलोरीज होती हैं। जब आप शुगर इंटेक करते हो तो उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, तो उससे आपका वजन बढ़ता है। तो जो जिनको डायबिटीज़ होती है तो उनको मना करते हैं भैया शुगर वुगर नहीं लेना, ठीक है, मिठाई विठाई नहीं खानी, मीठा चीज़ नहीं खाना। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, बहुत ही कम, लो कैलोरीज, देखो बोल रखा है ना, लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट होते हैं फूड आइटम्स के अंदर। तो कह रहा है व्हाट इज द बेसिस फॉर यूज, कह रहा है क्या यूज है इसका, बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो मैंने देखो शायद आंसर आपको खुद ही बता दिया मैंने, चलो देखते हैं फिर भी। ए में बोल रहा है कि ये एस्पर्टम जो है ये इतना स्वीट होता है जितना टेबल शुगर होता है, बट अनलाइक टेबल शुगर इट इज नॉट readily ऑक्सीडाइज इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लेक ऑफ रिक्विजिट एंजाइम्स। चलो ठीक है। बी बोल रहा है एस्पर्टम इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग, द स्वीट टेस्ट रिमेन्स, ठीक है, मीठा रहेगा, बट इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। सी बोल रहा है एस्पर्टम इज अ स्वीट एज शुगर बट आफ्टर ingestion into body it is converted into metabolites that yield no calories. D बोल रहा है aspartame is several times sweetener than table sugar, hence food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories on oxidation. अब देखो दोस्तों, जो बात मैं आपको बता रहा था यही तो बात निकल के आई ना अभी, कि aspartame का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीठे भी होते हैं, सेवरल टाइम्स स्वीटनर होते हैं, और ये फूड आइटम्स को मतलब जो भी हम खा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये फ्यूअर कैलोरीज देता है जब ऑक्सीडेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा वजन ना बढ़े, कैलोरी इंटेक ज़्यादा ना हो, ठीक है। सिंपल, इसका आंसर आप जान गए, ठीक है, इसका आंसर होगा डी, सिंपल। चलो इसको याद कैसे करोगे, तो ध्यान रखना कि एस्पर्टम क्या है एक तरीके सा, तो ये छोटा पैक है लेकिन बड़ा धमाका करता है, इतना मीठा है कि थोड़ा सा ही में काम कर देता है, इसलिए मोटापा कैलोरीज नहीं होता, ठीक है, छोटा पैक बड़ा धमाका, इतना मीठा है कम में ही काम हो जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक है और 2011 का क्वेश्चन है ये, क्या डिफरेंस बता दो CFL के अंदर और LED लैम्प के अंदर। कह रहा है टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूजेस मरकरी वेपर and phosphorus while an LED lamp uses semiconductor material, ठीक है। The average life span of CFL is much longer than LED lamp। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले CFL आपने देखे होंगे ये बंद हो गए, क्यों, क्योंकि ये भाई इनको हरा दिया किसने, LED ने हरा दिया ना, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, कंज्यूम कम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर बोला है एवरेज लाइफ ज़्यादा होती है CFL की, है ना, यहाँ पर बोला CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, सॉरी, लेस एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है, लेस एनर्जी एफिशिएंट है, ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बोला CFL ज़्यादा एनर्जी खाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू LED, ठीक है, तो ये तो सही है, थर्ड तो सही है, सेकंड गलत है, सेकंड काट दो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि वन तो करेक्ट है, ये थर्ड आपको पता चलेगा ये यहाँ करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है भैया हमें लाइट अगर प्रोड्यूस करनी है तो CFL जो है मरकरी वेपर का यूज़ करता है, फॉस्फोरस को यूज़ करता है, लेकिन LED लैम्प के अंदर सेमी कंडक्टर मेटल यूज़ होते हैं, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अगर आपने LED बल्ब देखा होगा ना तो उसे खोल के देखना, अंदर सेमी कंडक्टर मेटल यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये बहुत ही जनरल लाइफ वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप LED CFL का यूज़ कर चुके हो, तो अब इसके ऊपर डिफरेंस नहीं पता होगा तो किसके बारे में डिफरेंस पता होगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारा जो LED है वो एक तरीके से हीरो है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ है उसकी, है ना, और कम मेहनत में ज़्यादा काम करता है, मतलब कम एनर्जी लेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब लाइट भी आपको ज़्यादा देगा, ठीक है। CFL पुराना हो चुका है, ठीक है, तो और मरकरी का जहर है एक तरह से, है ना, और आपको पता है कि CFL के अंदर ये मरकरी फॉस्फोरस ये सब जो है यूज़ होते थे, और ये हमारे हेल्थ के लिए सही भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53,
यहाँ पर है क्वेश्चन कि अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। फाई मैंने आपको ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही पढ़ा रखा है दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ा रखा है कि जो हमारी जो लेयर मिलेगी आयनोस्फेयर के अंदर, आयनोस्फेयर के अंदर मतलब आयनोस्फेयर एक लेयर है हमारी, ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो बताओ ये फैसिलिटेट करता है रेडियो एक्टिविटी रेडियो कम्युनिकेशन को, कह रहा कैसे, वाई, ठीक है, क्यों करता है मतलब, है ना। तो रीजन दे रखा है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन causes द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। सेकंड बोल रहा है रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, सबको पता है कि रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। लेकिन क्या इसका रीजन है, ये इसका रीजन है, लॉन्ग वेव तो होती है ये बात सही है, लेकिन क्या इसका रीजन ये है कि आयनोस्फेयर जो है फैसिलिटेट कर रहा है रेडियो कम्युनिकेशन को, इसका रीजन ये है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आयनोस्फीयर है, दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आयंस होते हैं, आयनोस्फीयर है तो आयंस होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या काम करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स को, ठीक है। तो रेडियो वेव्स को जो है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं आयंस, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयनोस्फीयर के अंदर, ठीक है। ओजोन नहीं करते, यहाँ पर आना चाहिए था आयंस, तब होया था, ठीक, ठीक है। ओजोन तो यूवी को रिफ्लेक्ट करते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लो कि जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, ठीक है, उनको जो है आयंस जो चार्ज पार्टिकल्स करते हैं रिफ्लेक्ट, ओजोन नहीं करते, ठीक है। ओजोन यूवी रेस से बचाता है हमें, ठीक है। और वेवलेंथ का रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको पता है, वो रिफ्लेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ का डिस्पर्जन ये सब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये आयंस की डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना दोस्तों। तो आयनोस्फीयर का मतलब होता है क्या, आयंस, ये याद रखना, आयनोस्फीयर का मतलब होता है आयंस, ठीक है। तो रेडियो वेव्स को आयंस का मतलब, अगर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करना है तो आयंस चाहिए, ठीक है, आयंस चाहिए, और वो करता है आयनोस्फीयर, ठीक है। चलो 54, किंग कोबरा is only snake that makes its own nest. Why does it make its nest? अरे वाह, ये एनवायरनमेंट भी नहीं आना चाहिए था, ये साइंस एंड टेक में कैसे डाल दिया भाई। चलो जो साइंस का, साइंस है, साइंस से डाल दिया, ठीक है, साइंस है तो इससे डाल दिया। कह रहा किंग कोबरा जो है ना, देखा होगा आपने, ठीक है, स्नेक किंग होता है वो, ठीक है, कोबरा का, कोबरा जो है किंग होता है सांपों का, इसलिए बोलते हैं किंग कोबरा। कह रहा ओनली स्नेक जो अपना नेस्ट बनाती है, वाई डज इट मेक इट्स नेस्ट, और बताओ ये अपना नेस्ट क्यों बनाती हैं, ठीक है। कह रहा है ये इट इज अ स्नेक ईटर एंड इट एंड द नेस्ट हेल्प्स अट्रैक्ट अदर स्नेक्स। अच्छा जी, ऐसा कुछ हो सकता है आंसर, नो जी, और ये स्नेक ईटर भी नहीं है। बी इट इज विविपेरस विविपेरस स्नेक एंड नीड्स अ नेस्ट टू गिव बर्थ टू इट्स ऑफस्प्रिंग। सी बोल रहा है इट इज एन ओविपेरस स्नेक, यहाँ विविपेरस है तो यहाँ ओविपेरस है, तो ये दोनों एक जैसे स्टेटमेंट है, दैट मीन्स कि बी और सी में ही इसका आंसर होगा। और ये अपने जो है अंडे दैट इज एग्स को नेक्स्ट के डालते हैं और गार्ड्स करते हैं नेक्स्ट को अंटिल दे आर हैच्ड, जब तक बच्चे पैदा ना हो, ठीक है। डी बोल रहा है इट इज अ लार्ज एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड नीड्स अ नेस्ट टू हाइबरनेट इन द कोल्ड सीजन। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो बिल के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, बिल इनका नेस्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि ये ओविपेरस स्नेक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ओविपेरस स्नेक होते हैं, ठीक है। और ये अपने अंडे देते हैं नेस्ट के अंदर अपने ही, उनको गार्ड भी करते हैं, ठीक है, जैसे हर कोई माँ अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए करती है, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, तो किंग इज प्रोटेक्टिव, ठीक है, किंग कोबरा है, तो किंग का काम करने का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो अपने बच्चों की भी तो प्रोटेक्ट करेंगे ना भैया,
तो किंग अपने वारिस एक का जो है ख्याल रखता है, इसलिए जो है अपना घर बनाता है, ठीक है, नेस्ट बनाता है, ठीक है, सिंपल ऐसे करके याद रखना। और ये ओवी पेरेस क्या होते हैं, तो ध्यान रखना कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है क्योंकि वो अंडे देता है। अंडे देने वाले कौन होते हैं, ओवी पेरेस होते हैं, ठीक है, जब तक बच्चे निकल नहीं आते उनकी पहरेदारी करता है, सिंपल। ओवी पेरेस का मतलब अंडे देना। चलो क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट बताओ। क्या स्वीट ऑरेंज प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। अब ये ग्राफ्टिंग टेक्निक ये सब जो टेक्निक फेक्निक ना है सब एनसीईआरटी से है, ठीक है, सब एनसीईआरटी से है। इसलिए बोलता हूँ कि मतलब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बाहर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ना तो बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाती है आपकी। कह रहा स्वीट ऑरेंज प्लांट जो होते हैं ये प्रोपेगेट होते हैं ग्राफ्टिंग टेक्निक से, और यहाँ बोल रहा है जो जैस्मिन प्लांट होता है ये प्रोपेगेट होता है बाय लेयरिंग टेक्निक से, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। स्वीट ऑरेंज प्लांट्स तो आपको पता है संतरे की बात हो रहा है, ठीक है। तो संतरे में ग्राफ्टिंग दैट इज, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि एक तरह से कलम लगाते हैं ना, आपने देखी होगी यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस आती है ग्राफ्टिंग की। और जैस्मिन लेयरिंग दैट इज दाब लगाना होता है उसके अंदर कुछ, तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना बहुत करेक्ट है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है, तो बिल्कुल इसको याद रखना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका है कि भैया ये गार्डनर की जो है ना चॉइस होती है, ये दोनों ही फार्मर्स फ्रेंडली होते हैं, टेक्निक होते हैं, ठीक है, और जो पौधों के लिए बेस्ट काम करती हैं, ठीक है। तो ये गार्डनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। तो गार्डनिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, गार्डनर की प्रैक्टिस है, ठीक है। चलो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है पांडा बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज दैट ऑफ, मतलब पांडा जो है किस फैमिली का मेंबर है ठीक है, किस फैमिली का मेंबर है। पांडा आपने देखा होगा, कैसे लगता है बताओ जरा, बियर कितने दिखता, तो बिल्कुल सिंपल आंसर था, ठीक है। अब इसमें कुछ पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो पता ही होगा, गोल मटोल भालू होता है पांडा, है ना, तो बियर ऐसे ही तो होता है। 57 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, कह रहा विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो कह रहा है भैया इवोल्यूशन ऑफ लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको देखना है, तो बता दो भैया सीक्वेंस क्या करेक्ट होगा इनमें से। कह रहा पहले ऑक्टोपस आया, फिर डॉल्फिन आई, फिर सार्क आया, कह रहा फिर पेंगुइन, टोटोटाइज, फिर हॉक, और सी में बोल रहा है कि पहले सेलेमेंडर आया, फिर पाइथन आया, फिर कंगारू आया। अब इसमें बोला फ्रॉग, फिर क्रैब, फिर प्राउन। और ये जो है ना आपका समझ लो ये आपका रियल बताऊँ तो ये आपका 7th या 6th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है ना, दे रखा होगा, फूड चेन वगैरह में दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा होगा, इवन क्लास 10th में भी दे रखा होगा एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, इसमें ना आपको ये भी देखना है कि एम्फीबियन कौन है, रेप्टाइल कौन है और मैमल कौन है, ठीक है। एम्फीबियन कौन है, रेप्टाइल कौन है, मैमल कौन है। तो आपको पता होगा कि अगर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का ऑर्डर देखना है ना, तो पहले जो है एम्फीबियन आए। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो आपका पानी में रह सकते हैं, ठीक है, पानी में रह सकते हैं। और रेप्टाइल कौन होते हैं, रेंगने वाले। और मैमल कौन होते हैं, जो बच्चे, जो जंतु दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें मैमल कहते हैं, जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ना आपको सी के अंदर मिलेगा, जो सेलेमेंडर होता है, एम्फीबियन है, पाइथन रेप्टाइल है, कंगारू पता है ना मैमल एक, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर बोल रहा है इन ड्राई सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे वाह, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स एज अ, जो ड्राई सेल्स होती है ना, अब ये ड्राई सेल्स आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो भैया इसका मतलब आपको जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ड्राई सेल्स के अंदर बोल रहा है
कौन सा जो है ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, ट्राई सेल्स के अंदर। तो ए में बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बी बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, ये तो NaCl होता है भाई, ये कहाँ से आ गया। और सी बोल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। भाई मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करेगा बैटरी के अंदर, काटो ना से। जिंक क्लोराइड क्या करेगा बताओ। डी बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड, अरे ए जैसा ऑप्शन आ गया, ए और डी। और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ देखो ये तो पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड तो होगा आंसर, अमोनियम क्लोराइड तो होगा। अब जिंक होगा या कैल्शियम होगा, कैल्शियम तो बिल्कुल नहीं होगा, कैल्शियम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर, जिंक क्लोराइड होगा। एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल्स। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ए टू जेड बैटरी, ए टू जेड बैटरी, ठीक है, ए टू जेड बैटरी, अमोनियम क्लोराइड और जेड से जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो उसको, ए टू जेड बैटरी, ठीक है। तो अमोनियम से जिंक तक का सफर, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और आपका जिंक क्लोराइड चाहिए होता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ड्राई सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी। अरे वाह भैया, विप ग्योर देखिए ना, देखिए आपने विप ग्योर मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है, और मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया था कि भैया इधर से जाओगे ना आप इधर की तरफ, रेड की तरफ, तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इधर वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इधर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए रेड कलर जो है बैंड नहीं होती जल्दी, ठीक है, और डिस्पर्स नहीं होती। ब्लू लाइट बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसलिए स्काई भी जो है हमारा ब्लू है, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाती है ना, स्केड हो जाती है ब्लू लाइट। तो इसमें देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, देखो एनर्जी, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इज टू एनर्जी, सिंपल, ठीक है। तो इधर वालों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो ब्लू तो ग्रीन से पहले आ रहा है तो ग्रीन काट दूँ, रेड लाइट वाले की तो और कम है, येलो भी तो ग्रीन के बाद है, इसकी भी काट दो, क्या अच्छा ब्लू लाइट, ठीक है, चलो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 60 इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भाई मैं ना थोड़ा कभी कभार थक जाता हूँ, तो ये मत सोचा करो मैंने पाउस ले लिया, मेरा मुंह थक जाता है बोलते बोलते, ठीक है, लगातार बोलने से ना मुंह थकता है, ठीक है, मैं अकेला बोल रहा हूँ ना, कोई सामने है भी नहीं ना, ठीक है, कोई सामने होता है तो पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव सोर्सेज देखोगे इसका एनर्जी का, इथेनॉल का, है ना, एज अ वायबल बायोफ्यूल, ये कैन बी ऑब्टेन्ड, कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है ये एनर्जी इथेनॉल। अब वही बात है दोस्तों, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हैं हम, शुगर कैन क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं दबा कर, है ना, इथेनॉल बना सके, किसको नहीं पता, है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा रही है, पेट्रोल के अंदर डाला जा रहा है ना, पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग कर रहे हैं इथेनॉल को, खूब मिला रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, है ना, लोगों को ठग ठग रहे हैं, तो गन्ने का जूस गाड़ी का फ्यूल, ठीक है, ध्यान रखना, गन्ने का जूस गाड़ी का फ्यूल, ठीक है, चलो। इवन सिर्फ शुगर कैन से नहीं होती, ठीक है, इथेनॉल जो बनता है, अमेरिका के अंदर भी ये क्वेश्चन देखो, अभी 2025 में ही आया था इथेनॉल के ऊपर कि अमेरिका इथेनॉल का ज़्यादा प्रोड्यूसर क्यों है, ब्राज़ील ब्राज़ील से मतलब बड़ा वो है प्रोड्यूसर इथेनॉल का अमेरिका, क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ज्योग्राफी में करवाया था, तो जल्दी बता दो फटाफट, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी पे की वीडियो देख ली है तो इसकी मैंने मैराथन वीडियो डाल दी है 9 आवर्स की, इसके अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी के PYQs करा दिया है मैंने। 61 कह रहा है विच ऑफ दी अबव प्लांट प्रोडक्ट्स, कह रहा है इनमें से कौन से जो है प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा जी, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं इनमें से कौन से, तो वनीला की आइसक्रीम खाते हो, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हो नहीं खाते, ये सर नो, और
चिकोरी या चिकोरे, ठीक है, और कैम्फर। अरे ये सब खाते हो आप, ठीक है। कैम्फर सब पता पता है ना, किसी कहते हैं, कपूर को कहते हैं कैम्फर। कपूर चलाते हो ना, चलाते, ठीक है। तो ये सब प्लांट से मिलता है दोस्तों, ठीक है, कपूर, है ना। तो तीनों जो है पौधों से मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो प्रकृति की देन है भैया, एनवायरनमेंट की देन है, ठीक है, नेचर की देन है ये तीनों, ठीक है। और या फिर आपको पता भी होगा, ये किचन या तो फिर हमारे पूजा पाठ में यूज होता है कपूर वगैरह, है ना। चलो, तो नेचुरल खुशबू के लिए, ठीक है, तो यूज होता है ये सारे मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे अब। कह रहा है इन मेकिंग ऑफ सैफरन स्पाइस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। कह रहा है जब हम सैफरन स्पाइस बनाएंगे तो बताओ कौन सा पार्ट जो है प्लांट का यूज होगा, कौन सा प्लांट जो है यूज होगा। अभी सैफरन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि केसर की बात कर रहा है, ठीक है, केसर की बात कर रहा है, ठीक है। सैफरन कलर केसर कलर होगा ना। तो ये सैफरन स्पाइस का मतलब यहाँ पर यह है कि केसर फूल का स्टिग्मा की बात कर रहा है, ठीक है। केसर दैट इज कि केसर जो फ्लावर होता है हमारा, ठीक है, उसकी स्टिग्मा की बात कर रहा है, ठीक है। और स्टिग्मा क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है, आपको पता है ना। पोलन क्या होता है? मेल पार्ट होता है, जिसको स्पर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। याद कर लो दोस्तों, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, ठीक है। और आपका स्टिग्मा फीमेल, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा। तो ये बोल रहा है कौन सा जो है यूज होगा सैफरन स्पाइस बनाने के लिए। बताओ दोस्तों क्या यूज होगा। फीमेल पार्ट चाहिए नहीं चाहिए? मैं यहाँ पर देखो, ये नहीं चाहिए, पेटल नहीं चाहिए, सेपल नहीं चाहिए, स्टिग्मा चाहिए। पोलन तो यहाँ पर आंसर में है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? स्टिग्मा चाहिए, यस और नो, बस। तो केसर इज अ स्टिग्मा, सिंपल डाल लो, बस ये लाइन याद रखो। केसर इतना महंगा है कि वो फूल का सबसे नाजुक हिस्सा है, ठीक है। केसर इतना महंगा है कि वो फूल का सबसे नाजुक हिस्सा है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके याद कर लो। और मैंने आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, तो याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ बोला है अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट अ रेस्ट, द एक्शन फ्रॉम द रोड एट each of the four wheels of the car is R. When the car runs on a straight level road, how will make the reaction at either of the front wheels vary? अच्छा, तो ये 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ बोला एक पर्सन है, कार के अंदर है, वो रेस्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है। द रिएक्शन फ्रॉम द रोड, जो रिएक्शन आ रही है रोड पे से, ठीक है, फोर व्हील्स के ऊपर, एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द कार इज आर, जो रिएक्शन है वो आर है। व्हेन द कार रन्स ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, और जब कार जो है चल रही है स्ट्रेट लेवल रोड पर, तो कह रहा हाउ विल रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हील्स वेरी। कह रहा जो फ्रंट व्हील्स होते हैं ना, उनमें से किसी के भी मतलब व्हील्स के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट होगा, ये बोल रहा है। हाउ विल द रिएक्शन एट आइदर ऑफ द फ्रंट व्हील्स वेरी, कितना वेरी करेगा। तो देखो दोस्तों, इसका लॉजिक देखो पहले, हम ऑप्शन में बाद में आएंगे। पहले इसका लॉजिक देखो। जब कार रुकी होती है तो वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है चारों व्हील्स के ऊपर, ठीक है। वेट जो है, जैसे कि मैं कार बना दूँ, ये कार, अरे वाह, कार कितने अच्छी बना रहा हूँ मैं। ये कार, इसके व्हील्स, ठीक है, एक ये फ्रंट वाली मतलब इस साइड से दिखेगा आपको, उस साइड वाले नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। तो ये एक व्हील्स, इसके पीछे दूसरा व्हील, तो ऐसे 4 व्हील्स होंगे। तो जब ये रेस्ट पे होगी, ठीक है, तो जो वेट होता है कार का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों के चारों व्हील्स पर। और जब कार चलती है तो इंजन और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, थोड़ा वेट जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। जिससे जो फ्रंट व्हील्स है ना, पर रोड का रिएक्शन जो है फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पिछले वाला पहिया चलता है ना, इंजन ज़्यादा उसे फोर्स लगाता है,
तो इस वाले पे थोड़ा वेट जो है, या फिर बोल सकते हो रिएक्शन जोड़ा फोर्स जो है थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इसको याद कैसे रहोगे, तो आगे का जो बोझ होता है, जो यहाँ पर बैठ रहे होते हैं है ना मेंबर्स, ये पीछे जो बैठ रहे होते हैं मेंबर्स, तो आगे का जो बोझ होता है ना, इसका जो बोझ होता है ठीक है, बोझ मतलब वजन, जब आप भागते हो ना, तो आपका जो बैलेंस है ना पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। जब आप देखो, भाग के देखो एक बार, है ना, तो कार के साथ भी वही होता है। जब आगे का पहिया पर थोड़ा सा लोड कम हो जाता है ना, तो मतलब समझ लो दोस्तों कि पीछे की तरफ वेट चला जाएगा आपका, जब कार चलेगी आपकी, और आगे थोड़ा कम हो जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इट विल बी लेस देन आर, जो पहले था उससे कम, ठीक है। जो पहले वेट का था आगे वाले पहियों पे, उससे कम होगा जब कार चलेगी। होप कि आपको ही समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया ना, कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 63 समझ में नहीं आया, ठीक है, जनरल साइंस में से। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और समझा भी दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोबायोटिक फूड। अरे वाह, प्रोबायोटिक के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन जो है प्रोबायोटिक 2008 से ही रिपीट हुआ है कुछ तो 2008 से ही रिपीट हुआ है। प्रोबायोटिक के ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर, आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रोबायोटिक फूड के बारे में यहाँ कुछ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और पूछा है कि भैया, ये बोल रहा है मतलब, प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। और सेकंड बोला प्रोबायोटिक फूड हैज मेंटेनिंग गट फ्लोरा। बिल्कुल बात सही है, गट बढ़ाना बढ़िया आता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा बढ़िया करता है ये। और देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ प्रोबायोटिक्स के ऊपर, कि मैंने आपको कराया है ये। हाँ देखो प्रोबायोटिक्स, इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों, पावर होता है पीवाईक्यू के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अरे भाई 20 साल पहले क्वेश्चन जो है आ रखा है प्रोबायोटिक्स के ऊपर, रिपीट हुआ 20 साल के बाद ही, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 2000 2022 का क्वेश्चन है ये, प्रोबायोटिक्स। क्या प्रोबायोटिक्स हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ दी मिल्क एंड शुगर के अंदर, और यहाँ बोल रहा है नेचुरली नहीं मिलते गट के अंदर। और यहाँ पर देखो जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहा था कि यस गट का हमारा बढ़िया करता है ये, कह रहा है प्रोबायोटिक फूड जो है हेल्प करता है मेंटेनिंग गट फ्लोरा। बिल्कुल सही कह रहा है, लाइव बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो बेनिफिशियल होता है ह्यूमंस के, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, 2008 का आया हुआ। आ रहा नहीं आ रहा मजा आपको? अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा बिल्कुल। हम्म तो भैया लाइव बैक्टीरिया जैसे कर्ड के अंदर आपको ये प्रोबायोटिक देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था, कर्ड दही दही खाते हो ना, उसके अंदर मिल जाता है ये, है ना। तो बहुत सारे जिम वाले व्यक्ति, इवन मैं भी जो है दही खाता हूँ बहुत ज़्यादा, गर्मियों के टाइम पे खाता हूँ, ठंड के टाइम पे कम खाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इंटेस्टाइन को ठीक है बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया करता है, ठीक है। दही कहते हैं उसे ना, प्रोबायोटिक्स मिलता है इसके अंदर, दही के अंदर खूब मिलता है, तो उसमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 2008 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पक्का करने होते हैं भाई। असर्शन रीजनिंग का तो एक क्वेश्चन मत छोड़ा करो, सिंपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना है इन ह्यूमन बॉडी लीवर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, लीवर के बारे में एनसीईआरटी के अंदर नॉलेज दे रखी है या नहीं दे रखी है, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है भाई, बिल्कुल पढ़ाया है, क्लास 10th में भाई लीवर के ऊपर पूरा डायग्राम है। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट डाइजेशन करने का, बिल्कुल सही। कह रहा है रीजन क्या है, लीवर प्रोड्यूसेस टू इम्पोर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कह रहा दो इम्पोर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ये बनाता है, और यही गलत है, यही गलत है, ठीक है। फैट के लिए देखो, फैट को है ना, फैट के लिए एक ही होता है, और क्लास 10th में दे रखा है दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा ना, 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक निकालना और वहाँ पढ़ लेना, बाइल जूस के बारे में इंपॉर्टेंट वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बाइल जूस होता है, ठीक है, जो फैट को जो है आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये एंजाइम, ठीक है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो बाइल जूस बनाता है जो फैट को तोड़ता है, ठीक है, इसको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है।
पर एंजाइम्स पेनक्रियास बनाता है, ठीक है, एंजाइम्स पेनक्रियास बनाता है। तो ये जो है यहाँ पर आर यहाँ पर गलत है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पर ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ठीक है। और ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर होता है, इसलिए बोलता हूँ ये क्वेश्चन करना ही होते हैं, छोड़ना नहीं होते। क्लास 10th क्लास का ये सोर्स है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ दोस्तों, कौन सा साइंस का कोर्स करने की जरूरत है आपको? क्लास 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, और 10th क्लास किसने नहीं पढ़ी भाई साइंस? 10th क्लास में किसने साइंस नहीं पढ़ी? ठीक है, रिवाइज नहीं होगा, लेकिन आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, बता दो मुझे। 66 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कह रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। तो ब्रेक कर दो इंसेक्ट और वोरस प्लांट, ठीक है। दैट मीन्स कि भैया इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है, लाइक पीचर प्लांट, ठीक है। पीचर प्लांट जो है, अच्छा पीचर प्लांट का आंसर में दे रखा है दोस्तों। हाँ, तो मैं बताने वाला था आपको कि पीचर प्लांट इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसका काम होता है कि अ, जिसमें कि कीड़ा पकड़कर मतलब खाता है, ये सिंपल। पीचर प्लांट जो है कीड़ा पकड़ के, इंसेक्टिवोरस है, तो इंसेक्ट को खाने वाला काम करता है, पीचर प्लांट है। मैंने देखा नहीं, खैर मुझे इसका एग्जांपल पता था, पीचर प्लांट होता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, कीड़े मोड़ जो कीड़े कीड़े जो है ना, ये खा लेता है, ठीक है। कीड़े खोर कर मटके की तरह खा लेता है एकदम, ठीक है। तो पीचर प्लांट है। पीचर मतलब पकड़ना, एक तरीके से पकड़ लो, कीड़ों को पकड़ लिया और खा लिया। पीचर का मतलब पीच कर लिया और खा लिया, ठीक है, सिंपल। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, इनमें पीचर प्लांट है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको नाइट क्यून, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये सब पढ़ने होती हैं, ठीक है। 67 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स। सिंपल है, मतलब दूसरों को ही खा लेते हैं, स्नेक ईटर है, सिंपल बोल रहा है, डाइट है, इट इज स्नेक ईटर की बात कर रहा है। और ये है भैया राजा महाराजा वाला बंदा, ठीक है, किंग कोबरा, एक किंग है, कोबरा का किंग है, सांपों का राजा किंग कोबरा। इतना बड़ा है कि मतलब उसके लिए दूसरे सांप बस छोटे हो जाते हैं, ठीक है। किंग कोबरा बहुत बड़ा होता है ये साइज में, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द फिनोमेना फाउंड वेयर द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कोपुलेशन। अरे वाह, देख लो भैया, फीमेल ही मार दे रही है मेल को, ठीक है, कॉपुलेशन करने के बाद। तो बताओ किस में होता है? वैसे ये ना मैंने नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर मैंने ये देखी थी ये चीज़, और शायद मैंने PD 365 के अंदर भी पढ़ा था दोस्तों, ये कि इनमें से कौन होता है जो कॉपुलेशन के बाद जो है ना, जो है मेल पार्ट को मार देती है, ठीक है। तो ये पता है कौन होती है? ये स्पाइडर होता है, स्पाइडर होता है, मकड़ी होती है, ठीक है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि भैया दोस्ती करने के बाद ना, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद, ठीक है, ये अपने मेल पार्ट को मार देती हैं, ठीक है। और ये शायद मैंने एक जगह और देखी थी, कौन सी फिल्म थी, शायद मूवी के अंदर देखी थी एक चीज़, ये मूवी के अंदर भी देखी थी मैंने, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रही मूवी, शायद आपको याद है तो आप बता देना जरा, ठीक है। 69 बोलना है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन ऐप। अरे बता, इसके ऊपर भी हॉलीवुड की एक मूवी है ऐप की, बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है, कह रहा है कौन सा इनमें से ऐप नहीं है। और ऐप कैसे होते हैं दोस्तों? गोरिल्ला टाइप के होते नहीं होते, है ना। ऐप जो है गोरिल्ला टाइप के होते नहीं होते। तो इसमें बोला गोरिल्ला, लंगूर, औरंगागुतन, औरंगागुतन और औरंगुतन, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, औरंगुतन के ऊपर, ठीक है। क्या ऐप अनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, आप देख लेना दोस्तों। तो गिबन, तो ये सारे बड़े साइज में होते हैं, गिबन, गोरिल्ला, औरंगुतन। लंगूर नहीं होता, ये नहीं है ऐप, लंगूर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पूंछ देख लिया करो, ठीक है, लंगूर के बाद पूंछ होती है, ठीक है। पूंछ चेक करो, जिसकी पूंछ है वो मंगी लंगूर है, जिसकी नहीं वो ऐप है, ठीक है, सिंपल। पूंछ चेक करो, पूंछ, जो इनकी पूंछ है ना, तो वो लंगूर या बंदर कहलाएंगे, ऐप नहीं कहलाएंगे, सिंपल। ऐसे करके याद रखना, ठीक है, बस।
मंकी होते हैं ये, एप्स से होते हैं, जैसे गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगुटन। इनकी पूंछ नहीं होती, सिंपल, इनकी पूंछ नहीं होती, इनकी पूंछ होती है। 70, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है अंडे देते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं करते यंग वंस डायरेक्टली, ठीक है, मतलब अंडे देने वाले, सिंपल। तो भैया एग, ये बोल रहा है ये एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल है वो, ठीक है, मतलब वो एग देते हैं, डायरेक्टली बच्चा पैदा नहीं करते, ठीक है, ये कहने का मतलब है इनमें से। तो ये पोर्कुपाइन स्ट्रेटेजी आप बताओ किस कंट्री के कंटेक्स्ट में देखते हो? ये पोर्कुपाइन स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है ये, बताओ आप किसके उसमें देखते हो, मतलब किसकी कंट्री में देखते हो ये? चाइना और, बताओ, चाइना और कौन सी ये बताओ दोस्तों? ताइवान, ठीक है। अब बताओ किसकी डिफेंस स्ट्रेटेजी है ये? कंगारू एक मेमल है, ये तो बता आपको, अभी हमने पढ़ा था, ये अंडे देती हैं, अंडे बोल रहा हूँ सॉरी मतलब बच्चे पैदा करती है ये, ठीक है, मेमल है ये इसका आंसर नहीं होगा। वेल, वेल के बारे में पता होगा कि भैया वेल भी जो है मतलब एक तरीके से बच्चे देती हैं, ये भी वेल ही बच्चे देती है ना, हाँ ये शायद बच्चे ही देती हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है दोस्तों ये इचिदना या फिर चिदना, तन क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, एक बार देखना है, इचिदना होगी, ठीक है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अकेला ऐसा मैमल है जो बच्चे नहीं अंडे देते हैं, ठीक है, बच्चे नहीं अंडे देते हैं, ठीक है, मैमल भी है ये, ध्यान रखना। तो ऐसा मैमल है जो एग्स देते हैं, ठीक है, ऐसा मैमल है जो एग्स देते हैं, ठीक है, मैमल भी है ये, लेकिन ये एग्स देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, क्या अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of gases is a cause of occurrence of most of explosion in mines। अरे वाह, एक्सप्लोजन इन माइंस की बात कर रहा है, कह रहा है मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस जो है कोज ऑफ अकरेंस हो जाती है जब एक्सप्लोजन होता है माइंस का। तो आप कौन सा दे रखा है यहाँ पर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मीथेन एंड एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अरे बताओ भैया, अब इसमें इसका आंसर क्या होगा? भाई कोयला है ना, ठीक है, या फिर मतलब माइंस है ना, ठीक है, और उसके अंदर माइंस के अंदर भैया कोई भी माइनिंग कर रहा है तो एक जो गैस निकलती है ना, जो हर जगह मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ माइनिंग के अंदर, वो होती है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन निकलती है। हाइड्रोजन तो भैया आग लगा डाली सब कुछ, ये हटा दो। ऑक्सीजन तो होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, वो तो वैसे भी हमारे एयर में प्रेजेंट हुए है, वैसे ही प्रेजेंट है एयर, एयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आग लगने के बाद होता है, ठीक है, मीथेन भी हो सकता है। तो आप यहाँ और सी और डी में आए थे, और इसका आंसर है सी, ठीक है, मीथेन और एयर, ये मिक्सचर निकलेगा, ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ माइंस का, ठीक है। तो मीथेन का ब्लास्ट होता है, ठीक है, खदान में, तो मीथेन गैस का दुश्मन सिर्फ ऑक्सीजन हवा है, तो दोनों मिले तो बूम, ठीक है, मीथेन और एयर मिल जाएंगे तो बूम, ठीक है, ध्यान रखना, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कोयले के खदान में ज़्यादा खासकर होता है, मीथेन गैस निकलती है कोयले के अंदर, ठीक है, कोयले के खदान में, कोयले के अंदर, ठीक है। और मीथेन बताओ और कहाँ से निकलती है? राइस की कल्टीवेशन से, यूपीएससी ने यही पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। अरे वाह, स्ट्रेंजर गैस है ना, स्ट्रेंजर, डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आ गई मुझे। तो बताओ इनमें से कौन सा जो है स्ट्रेंजर गैस है? आर्गन आप जानते हो, नियोन जानते हो, नाइट्रस ऑक्साइड जानते हो, इसको जानते हो क्या? नहीं जानते ना, यही स्ट्रेंजर गैस है, जिनोन, ठीक है। तो जिनोन से याद रखना इसका एक्स, तो ये ये स्ट्रेंजर है, ठीक है, एक्स मतलब स्ट्रेंजर, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
73 कह रहा व्हाट आर द रूबीज एंड सैफायर्स केमिकली नोन, ठीक है। तो रूबीज एंड सैफायर्स जो है केमिकली, इसको क्या बोलेंगे, रूबीज और सैफायर्स को केमिकली, केमिकल नेम क्या है इनका, ये बोल रहा है। क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेड टेट्रोक्साइड है, बोरोन नाइट्राइड है। इसका आंसर है दोस्तों देखो, एक तो मैंने इन यूपीएससी क्वेश्चंस को कम से कम नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों, मैंने खुद ही मतलब कम से कम दोस्त को 10 बार तो कम से कम किया होगा मैंने खुद से प्रिपरेशन में अपने। और जब आपको कराता हूँ ना तो मैं एक दो बार पहले पढ़ के आता हूँ, ठीक है, पढ़ लेता हूँ तब मैं कराने बैठता हूँ, ठीक है, ताकि मैं फंसूँ ना और मेरी भी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी बनी रहे, तभी आपको मैं समझा भी पाऊँगा और लॉजिकल माइंडसेट आपका डेवलप भी करा पाऊँगा, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिस से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं और इन्हें मैं पहले ही तैयार करके आता हूँ, ठीक है, तैयार पहले ही करके आता हूँ मैं। तो इसका जो आंसर होगा ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये ध्यान रखना इनका केमिकल नेम क्या है, सैफायर्स और रूबीज का एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और इसका फॉर्मूला देखोगे ना एल्यूमिनियम का तो Al2O3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे which of the following pairs of metals constitutes the lightest metal and the heaviest metal respectively। कह रहा है कौन से फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लाइटेस्ट मेटल एंड द हैवीएस्ट मेटल रिस्पेक्टिवली। तो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पूछ रहा है और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल पूछ रहा है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, ये भी क्लास 10th के ही क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर मैं आपको बता दूं मेटल एंड नॉन मेटल से है, ठीक है क्वेश्चन ये। तो इसमें मुझे हैवीएस्ट बता दो और लाइटेस्ट बता दो, हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट बता दो। तो देखो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको लाइटेस्ट मिलेगा लिथियम एंड ओस्मियम है, इसमें एक लाइटेस्ट है और इसमें डेंसर भी है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्का है, ठीक है। जब आप जाते हो ना आप पढ़ते हो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ऑप्शन में हाइड्रोजन हीलियम तो है नहीं है, लिथियम तो है ना, तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, लिथियम होगा, ठीक है। और ओस्मियम कैसे याद रखोगे, तो ओस्मियम सबसे भारी होता है, डेंस होता है, ठीक है। तो लिथियम की बैटरी बनती है आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो एल से याद कर लेना, लिथियम से लो, लो माने लाइट, ठीक है, लो वेट वाला। और ओस्मियम से ओ आता है ना इसके नाम में, तो बोलो ओ तेरी, जैसे मैं आमिर खान बोलता है ना ओ तेरी इतना भारी, ठीक है, ओ तेरी इतना भारी, तो ओस्मियम से भारी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल है तो याद तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75 और ये भी ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है रेडियो वेव्स जो है ना बेंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका रीजन कह रहा है कि रेडियो वेव्स जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं नेचर के अंदर, इसलिए बैंड कर जाती हैं, ठीक है, इसलिए बैंड कर जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये तो बात सही है कि रेडियो वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ठीक है, ये बात सही है क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि आयनोस्फीयर के अंदर कैसे हेल्प कर रहा है आयनस, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आयंस होते हैं। ये तो सही है कि हाँ रेडियो वेव्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसने ये गलत बता दिया कि रेडियो वेव जो है ना बैंड कर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, उनका कोई मास या चार्ज नहीं होता, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं मोड़ती, ठीक है। तो रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है लेकिन कोई मास और कोई चार्ज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, मास या चार्ज नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, नेगेटिव फील्ड में नहीं मुड़ती है, ठीक है, बैंड नहीं होती, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत होगा। और ध्यान रखना कि भैया चार्ज नहीं होता तो दैट इज कि उसको हम क्या कहेंगे, इनको न्यूट्रल वेव्स बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल वेव बोलेंगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आ गया, ये फॉल्स है और आर इज ट्रू।
76 76 में बोल रहा है इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। अरे वाह, एनर्जेटिक की बात कर रहा है। अभी तो मैंने आपको बताया था विबग्योर, अभी तो विबग्योर पढ़ाया दोस्तों। भैया आर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, दैट इज रेड कलर की, आर से मतलब रेड कलर, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। तो विबग्योर पढ़ाया था ना आपको मैंने, विबग्योर, ठीक है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, ग्रीन की ज़्यादा है ना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे गलत करोगे आंसर तो आपका अपने आप आ जाता है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो बोल भी रखा था वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। हाँ ये तो बात सही है, ये तो बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, फ्रिक्वेंसी कम है दैट मीन्स की एनर्जी कम है, ठीक है। उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, सिंपल। कह रहा 4 वायर्स दे रखे हैं आपको 77 के अंदर, कह रहा 4 वायर्स हैं सेम मटेरियल के, है ना, एंड डायमेंशन के भी, डायमेंशन भी सेम है इनकी और मटेरियल भी सेम है 4 वायर्स के अंदर, ठीक है। और ये मेंशन है बिलो, कह रहा इनको स्ट्रेच किया जाता है बाय अ लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली विच वन ऑफ देम विल बी इलोंगेटेड मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर लोड देकर। तो कह रहे हैं कौन सा जो है इलोंगेटेड हो जाएगा मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कौन सा जो है मतलब एलोनेटेड हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो भैया ये भी आपका जो है क्लास 10 से ही पूछा गया क्वेश्चन, और क्लास 10 में ये आपको क्वेश्चन आया फिजिक्स वाले पोर्शन से, ठीक है। तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है, और एनसीईआरटी के अलावा आपको इन मामलों में जनरल फिजिक्स के मामले में कहीं ज़्यादा मत जाना, एनसीईआरटी का ढंग से कवर करते हो ना तो क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। तो ये बोला देखो वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 2 मिलीमीटर डायमीटर, कह रहा वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ और 2 मिलीमीटर ऑफ डायमीटर, 3 मीटर लेंथ 1.5 मिलीमीटर ऑफ डायमीटर, कह रहा 1 मीटर ऑफ लेंथ और 1 मिलीमीटर ऑफ डायमीटर, इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी कौन होगी पतली कौन होगी, ये पूछा है, ठीक है। इलोंगेटेड का मतलब यही होता है स्ट्रेच कौन होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भैया एलोंगेशन का जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डायामीटर के ऊपर, ठीक है, डायामीटर के ऊपर, ठीक है। डायामीटर यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कम किसकी है, इसकी कम है और इसकी कम है, ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लेंथ की, और लेंथ किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, इसकी ज़्यादा है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, सी होगा, इसकी डायमीटर भी कम है उसका लेंथ ज़्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग और वॉमिटिंग, कह रहा कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो रेगुलेट करता है सेंटर को स्वेलिंग और वॉमिटिंग के लिए, कौन सा पार्ट करता है। 10th क्लास का एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी का नॉलेज, ठीक है। बायो से क्वेश्चन आया है ना, बायोलॉजी वाले पोर्शन से, बिल्कुल ही बायो का ही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा। अच्छा एक बात और, ब्रूसली के बारे में जानते हो, ब्रूसली, ब्रूसली जानते होंगे ना, इनकी 32 या 33 ईयर्स के में इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो उनके डेथ का रीज़न क्या था, जरा मुझे बताओगे आप, ठीक है, इनके डेथ का रीज़न क्या था, ठीक है। तो बताओ जरा फटाफट। अब ये मेडुला ओब्लोंगेटा का जो काम क्या होता है ये जान लो। तो ये हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे सांस सांस लेना, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है ना, मतलब आप वॉलेंट्री तो इसको नहीं देखोगे ना कि कितनी सांस लेनी है कितनी नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है सांस लेना, ठीक है। तो जैसे धड़कन हमारी, ठीक है, दिल की धड़कन आप कंट्रोल कर सकते हो क्या हार्ट को कि भैया कितना तो ये धड़कना कितना नहीं, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है? और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, ठीक है, कौन सा
ब्रेन सेंटर कौन सा होता है हमारा, मेडुला ऑब्लेंटा जो है, ये सब हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो मेडुला से आपको याद रखना है, मेडुला मतलब मिडल मैन, मिडल मैन मतलब सेंटर, ठीक है। तो मिडल मैन है, मेडुला हमारा क्या है, मिडल मैन है बॉडी का या फिर ब्रेन का, ठीक है। ये हमारी बॉडी का बेसिक काम करता है जो हम खुद नहीं करते, ठीक है, ये उनका मैनेजर है इनवॉलेंट्री एक्शंस का, ठीक है, ध्यान रखना। 79 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ 3 structural part given below, small intestine in the human body, क्लास 10th की एनसीईआरटी। बिल्कुल कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस निकाल दो, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द 3 structural parts given below ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। तो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी का। तो उसका सीक्वेंस बता रहा है कि भैया हमारे जो स्ट्रक्चर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता था, तो इसमें लेंथ में उनकी, ठीक है, क्लास 10th क्लास की एनसीईआरटी है ये। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है जेजुनम, ठीक है, टूरनम और इलियम, ठीक है। मुझे प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, मैं आपको क्लियर बताऊँ ना भाई। देखो जैसे अंग्रेजों को हमारा नाम लेना नहीं आता ना, मुझे भी अंग्रेजों का नाम लेने नहीं आते, सिंपल बात। और मुझे इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, उन्हें हमारे लेने नहीं आते और हमें नहीं आते उनका लेना, ठीक है, सिंपल बात है भैया। वो अगर हम हमारे नाम को सही से प्रोनाउंस करेंगे मैं भी कर लूँगा, ठीक है। चलो, मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा, मैं करने की ट्राई करता हूँ पूरी कि प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, लेकिन आपको जरा करके देखना चला दोस्तों, होता है। तो इसको जो है ना ध्यान रखना, जो आप इसको मतलब अगर यहाँ पर बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स कि बड़ा फिर छोटा फिर से छोटा, ठीक है, इसमें करना है। तो यहाँ पर इलियम फिर डोडेनम और ये जेजुनम, ये साइज होता है, मतलब बड़ा ये होता है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिक्रीजिंग लेंथ ऑर्डर है आपका, सबसे लंबा होता है आपका इलियम, फिर जेजुनम और डुओडेनम, ठीक है, सबसे छोटा होता है ये। तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। अरे भाई ये ना ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्लास 10th की एनसीईआरटी है ये भी, क्लास 10th की एनसीईआरटी 2007 में क्वेश्चन है। कह रहा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ध्यान रखना, नोट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखा करो। तो नोट मतलब बाकी 3 हैं, एक नहीं है, एक में से नहीं है। देखो ट्रिप्सिन आप पढ़ते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्लास 10th में लिखा हुआ है ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। इवन ये पेटाइलिन भी पढ़ते हो, पेप्सिन भी पढ़ते हो, गैस्ट्रिन नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रिन नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिन नहीं है। गैस्ट्रिन एक क्या है दोस्तों, हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से एक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, गैस्ट्रिन इज अ मैसेंजर, ठीक है, हार्मोन की तरह काम करता है, हार्मोन मैसेंजर का काम करता है ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर देता है, मतलब डाइजेशन खुद नहीं करता, ठीक है, डाइजेशन कौन करते हैं, ट्रिप्सिन, पेटाइलिन और पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पीचर प्लांट्स, देखो यही बात पीचर प्लांट्स मतलब जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है, बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पीचर। कह रहा है इनमें से कौन सा फॉलोइंग पार्ट जो है पीचर प्लांट्स का, इनको मॉडिफाई कर देते हैं पीचर के अंदर, मतलब ये पीच करते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं, खा जाते हैं। तो इनमें से कौन सा मॉडिफाई करता है, लीफ करता है इसका, ठीक है, लीफ ट्रे, पत्ती ने कीड़ा पकड़ा उसको खा लिया, पत्ती ने कीड़ा पकड़ा और खा लिया, ठीक है। चलो 82 हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर। अरे वाह, रेस्पिरेशन बता रहा है, कह रहा है कैसे इंसेक्ट्स जो है ना रेस्पिरेशन लेते हैं, स्किन के थ्रू लेते हैं। ये भी दोस्तों एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और ये थोड़ा जो है ना डिटेल में 12th वाली में, 12th क्लास की एनसीईआरटी में, 12th 11th की, ठीक है।
तो बोल रहा है अपने स्किन से लेते हैं, गिल से लेते हैं सॉरी, गिल्स तो भैया फेसेस लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, ये तो हम लेते हैं ठीक है। इंसेक्ट किसे लेते हैं? ट्रैकियल सिस्टम से, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रैकियल सिस्टम से लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। जैसे और क्यों कैसे याद कर सकते हो कि भैया इंसेक्ट्स के पास फेफड़े होते ही नहीं है, इंसेक्ट्स के पास फेफड़े तो होते ही नहीं है, ये तो आपको पता है ना, इंसेक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज के, तो उनके पास फेफड़े कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो अपने शरीर के छेदों मतलब पाइप के नेटवर्क से सांस लेते हैं, ठीक है, इसको ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, सिंपल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 83 यहाँ करेक्ट पूछा है आपसे, कह रहा अ फ्लूट ऑफ स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड बोला साउंड ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स। ओनली, ओनली का वर्ड यूज कर लिया, दैट मीन्स कि एक्सट्रीम वर्ड यूज है, तो मैं ऐसे वाले को गलत मानता हूँ। कह रहा है एक फ्लूट है, ठीक है, स्मॉलर लेंथ है, बच्चों की प्रोड्यूस करेगी लोअर फ्रीक्वेंसी को। अरे फ्लूट है, बांसुरी है, उसको जगह नहीं मिल रही, तुम हवा मार रहे हो दबाकर, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी के बाद निकालेगी, हाई फ्रीक्वेंसी निकालेगी। अरे वो हाई फ्रीक्वेंसी निकालेगी भाई, यूपीएससी यही तो खेलता है, हाई की जगह लो कर देगा, लो की जगह हाई कर देगा, तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। तो कोई छोटी बांसुरी है, नहीं बांसुरी है, फ्लूट है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी निकालेगी, लो नहीं, ठीक है। और साउंड जो होती है सॉलिड में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर दोनों में ही करती है ट्रेवल, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल में नहीं करती है, तो यहाँ पर ओनली वर्ड गलत डाल दिया यूपीएससी ने। 84 आपका एसएसएल रीजनिंग का ये बोल रहा है जो जेट है, जेट एयरक्राफ्ट है, मूव कर रहा है एट मैच नंबर इक्वल टू 1 ट्रेवल फास्टर एंड एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर देन व्हाइल मूविंग एट अ मैच नंबर इक्वल टू 1 नियर सी लेवल। ये ठीक है जी, अच्छा ये मार्क होगा, हाँ मार्क होगा ये, सॉरी सॉरी, तेरा 1 मार्क, ठीक है। ये एक जेट एयरक्राफ्ट है जो मूव कर रहा है एट मार्क नंबर इक्वल टू 1 ट्रेवल्स, ठीक है, फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चल रहा है ये, और 1 मार्क की स्पीड इसकी, ठीक है। वाइल मूविंग एट अ मार्क नंबर इक्वल टू 1 नियर द सी लेवल, कह रहा है बिल्कुल सेम उसके बराबर चल पा रहा है जो सी लेवल पे है, ठीक है, उसके बराबर चल रहा है। कह रहा द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग मीडियम। कह रहा भैया जो वेलोसिटी होती है साउंड की, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और उसके मीडियम पर भी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाई एक जना 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है और एक सी लेवल पे, भाई बताओ दोस्तों, फ्रिक्शन ज़्यादा नीचे होता है ऊपर होता है? नीचे होता है फ्रिक्शन ज़्यादा, इसलिए तो हम ऊपर चलाते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, ठीक है, ट्रोपोपाज में चलाते हैं ताकि जहाँ पर टर्बुलेंस कम हो जाए। मैंने क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाया भी है, तो वहाँ स्पीड बढ़ जाती है, तो सेम स्पीड कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ पर रॉन्ग होगा, तो फर्स्ट रॉन्ग होगा, अपना आंसर आ गया डी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है कि जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी, तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था, और एक क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया भी आपको। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है इफ मैजेंटा एंड येलो colored circles intersect, the intersected area will have the red color। ठीक है, कह रहा है मैग्नेटा को कलर को और येलो कलर को, ठीक है, सर्किल्स इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब सर्किल में इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो ये जो इंटरसेक्टेड एरिया जो बनता है ये रेड कलर का बनेगा, ये बोल रहा है ये रेड कलर का बनेगा। सेकेंड बोल रहा है इफ सियान, है ना, या फिर सियान बोल सकते हो, एंड मैग्नेटा कलर्ड सर्किल्स इंटरसेक्ट इंसेक्टेड एरिया विल बी हैव ब्लू कलर, तो इनका इंसेक्टेड एरिया बोल रहा है ये ब्लू कलर होगा, ठीक है। अब ये कलर के जो जो नॉलेज है ना, ये खासकर पेंटिंग वालों को बहुत ज़्यादा होती है, जो ड्राइंग करते हैं ना उनको बहुत पता होता है इसके बारे में, है ना। और यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो ये मैग्नेटा और येलो मिलाओगे ना तो रेड कलर बनेगा, ठीक है,
और सियान और ये मैग्नेटा मिलाओगे तो ब्लू कलर बनेगा, ठीक है, दोनों ही सही है। तो हमने 85 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए और मैं चाहता हूँ दोस्तों हमने 2007 के 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, लास्ट 2007 का करा है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर 85 तक ही कवर करूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी, ठीक है, रात के 3 बज गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 86 से कंप्लीट करेंगे वीडियोस को क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर और मुझे सारे क्वेश्चन डेप्थ में कवर करवाने हैं, मुझे याद करवाना है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं अब जो वीडियो लेकर आऊँगा ना उसमें और क्वेश्चन जल्दी फास्ट कराऊँगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें भाई 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो मतलब वन स्टेटमेंट वाले हैं, ये देखो वन स्टेटमेंट वाले, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये 2007 के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन ईजी होते थे तो इनको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, इन्हें भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे कवर, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ना वो हमने कवर कर लिए, जो टिपिकल क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। तो 86 से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे और इसको फटाफट कवर करेंगे। अब और हो भी जाएगा दोस्तों, ठीक है। जितना समय अभी 85 क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा है ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, बाकी जो बच गए 120 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन जो बच गए, मतलब 15 ये मान लो, तो आराम से हम कर लेंगे क्वेश्चन को, इतने टाइम में कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फटाफट हो जाएंगे, वन स्टेटमेंट वाले बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।